नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो पे एक ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत सरकार की एक मजबूरी में लिया हुआ डिसीजन की वजह से आज भी भारत के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 24 दिसंबर 1999 को शाम के करीब 7:39 पे नेपाल के काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का एक फ्लाइट नंबर IC814 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। फ्लाइट में 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर थे। फ्लाइट को चला रहा था कैप्टन देवी शरण ने। फ्लाइट में बैठे उन 179 यात्रियों में किसी को पता नहीं था कि उनमें से 5 लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से था और 2 महीने से इस प्लेन को हाईजैक करने के लिए प्लान कर रहा था। जब फ्लाइट भारतीय एयरस्पेस में दाखिल हुए तो उन हाईजैकर्स ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद फ्लाइट को पहले लाहौर, उसके बाद अमृतसर, फिर से लाहौर, उसके बाद दुबई और लास्ट में अफगानिस्तान के कंधार लेके गया। इस हाईजैक की डिमांड भारत सरकार के लिए इतना क्रूशियल बन चुका था कि निगोशिएट करते करते फैसला लेने के लिए 7 दिन लगा दिया था और यह हाईजैक भारत का सबसे लंबा और आखिरी हाईजैक था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भारत का कोई और फ्लाइट हाईजैक नहीं हुआ आज तक। आखिरकार क्या था इस हाईजैक का डिमांड? इस हाईजैक के बाद आने वाले सालों में भारत के लोगों को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा और कैसे हो पाया फ्लाइट IC814 का हाईजैक, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चौबीस दिसंबर 1999 को फ्लाइट IC814 को हाईजैक किया था 5 आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से था और इनके नाम था इब्राहिम अतर, शहीद अख्तर शाहिद, सानिया मेटक्वेजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। लेकिन हाईजैक के दौरान इन लोगों ने कोड नेम यूज किए थे जैसे कि शिव, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। फ्लाइट को हाईजैक करने के बाद आतंकवादियों ने कैप्टन देवी शरण को पहले लाहौर पाकिस्तान ले जाने का आदेश दिया और तभी कैप्टन देवी शरण ने फ्लाइट के हाईजैक होने का रिपोर्ट इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने की कोशिश की। लाहौर जाने के बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग डिनाई कर दी। फ्लाइट में फ्यूल कम होने के कारण फ्लाइट फिर से लाहौर से अमृतसर लेके गया और अमृतसर की राजा सांची एयरपोर्ट अब गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। यह लैंडिंग शाम के करीब 7 बजे के आसपास हुई। अमृतसर में फ्लाइट करीब 40 मिनट तक रुकी। हाईजैकर्स ने वहाँ फ्यूल और खाने की मांग की लेकिन इंडियन अथॉरिटीज ने वक्त गुजारने की कोशिश की ताकि NSG कमांडोज और फोर्सेस ऑपरेशन शुरू कर सके। पहले तो भारत सरकार की कोशिश थी कि हाईजैक की एक्शन अमृतसर में ही लिया जाए, लेकिन NSG कमांडोज दिल्ली से अमृतसर वक्त पर नहीं पहुंच पाए और अमृतसर लोकल पुलिस और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF जैसे फोर्सेस के पास हाईजैक जैसे हाई स्टेक सिचुएशन को हैंडल करने का ट्रेनिंग और इक्विपमेंट नहीं था। जब लोकल पुलिस की मूवमेंट को लेकर हाईजैकर को सस्पिशियस लगा तो हाईजैकर्स ने यात्रियों को मारने की धमकी देकर लाहौर की तरफ लेके गया। अगर उस दिन NSG कमांडो की अवेलेबिलिटी अमृतसर जैसे शहरों में होता और लोकल पुलिस और CISF जैसे फोर्सेस के पास सफिशिएंट ट्रेनिंग और इक्विपमेंट होता तो वहाँ पे ही इस हाईजैक का दफा किया जा सकता था। दोस्तों, अमृतसर के बाद फ्लाइट को लाहौर एयरपोर्ट पे लैंडिंग कराया जहाँ पाकिस्तान अथॉरिटीज ने पहले डिनाई की, बाद में फ्यूल इमरजेंसी के कारण लैंडिंग अलाउ करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह हाईजैक 2 महीने से प्लान किया जा रहा था और काठमांडू में पाकिस्तान का ISI ने हाईजैकर्स को लॉजिस्टिक, फेक पासपोर्ट्स और टिकट प्रोवाइड किए थे और CBI के इन्वेस्टिगेशन में और एक सच सामने आया था। दोस्तों, इस हाईजैक का सारा प्लानिंग दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के थ्रू हुआ जो उस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ था। लाहौर पहुंचने के बाद हमेशा की तरह पाकिस्तान की एक्टिंग स्टार्ट हुई। 25 दिसंबर को सुबह 1:32 पे फ्लाइट को फिर से हाईजैकर ने दुबई एयरपोर्ट लेके गया और वहां पर 27 यात्रियों को छोड़ा गया और एक यात्री जिसका नाम रुपिन कटियाल था उसका हत्या कर दी और वहां पर थोड़े टाइम बिताने के बाद फ्लाइट को फाइनली अफगानिस्तान के कंधार लेके गया जो उस वक्त तालिबान के कब्जे में था। दोस्तों, सोचिए आप लोग इस हाईजैक के दौरान यात्रियों को कितना कष्ट उठाना पड़ा था। पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी ने कहा था कि यह पूरा ऑपरेशन ISI के कंट्रोल में था। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो उस वक्त कंधार में था उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि ISI हाईजैकर्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लाहौर में जब फ्लाइट रुका तब इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक से रिक्वेस्ट की थी कि फ्लाइट को वहां से जाने ना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने यह रिक्वेस्ट इग्नोर करके फ्लाइट को फिर से रिफ्यूल करके दुबई के लिए जाने दिया ताकि कब्जा मजबूत हो सके।
25 दिसंबर की सुबह 6:20 पे फ्लाइट अफगानिस्तान कांधार पहुंचते ही फ्लाइट को तालिबान ने घेर लिया और 2 आईएसआई ऑफिसर्स पहले से ही वहां मौजूद होने की रिपोर्ट्स मिला भारत सरकार को। ये 2 ऑफिसर्स हाईजैकर्स को गाइडेंस दे रहा था। हाईजैकर्स ने फ्लाइट को कांधार पे लैंड करते ही इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिमांड रखी। हाईजैकर्स ने पहले 36 आतंकवादियों का रिहाई मांगी जो इंडियन जेल में था और $200 मिलियन का रैंसम, यानी उस समय एक्सचेंज रेट के हिसाब से 860 करोड़ रुपया था। उस समय भारत सरकार की निगोशिएटर, जिसमें अजीत डोभाल और विवेक कांजू शामिल थे, उन लोगों ने कांधार में हाईजैकर्स के साथ निगोशिएट करने के लिए गया, लेकिन तालिबान और आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट ने निगोशिएशंस को और मुश्किल बना दिया। फॉर्मर रॉ चीफ एएस दौलत ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अगर आईएसआई का सपोर्ट नहीं होता इस हाईजैक पे, भारत शायद इस हाईजैक को जल्दी रिजोल्व कर सकता था। कई दिन निगोशिएट करने के बाद 31 दिसंबर 1999 को शाम के करीब 3:30 पे भारत सरकार ने 36 की जगह 3 आतंकवादियों की रिहाई की, जिसका नाम था मौलाना मसूद अजहर, अहमद ओमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगार। और रैंसम के रूप में कोई भी पेमेंट नहीं दिया हाईजैकर्स को भारत सरकार ने, और सारे यात्रियों को सेफली घर लेके आया। उन 3 आतंकवादियों को छोड़ने के बाद फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रेस मीटिंग में कहा था कि उस समय जो भी फैसला लिया गया था वो सिर्फ यात्रियों की सेफ्टी के लिए लिया गया था। उस समय भारत के पास और कोई उपाय नहीं था। रिहाई के बाद उन 3 आतंकवादियों ने भारत में आज तक आतंकी हमले करते रहे। मसूद अजहर ने रिहाई के बाद पाकिस्तान में जैश-ई-मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन बनाया, जो 2001 का पार्लियामेंट अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक के लिए जिम्मेदार था। और मुश्ताक अहमद जरगार ने रिहाई के बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादी कैंप चलाना स्टार्ट की, जहाँ से भारत की कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया और आज तक जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस और आतंकी हमले करते रहे। अहमद ओमर सईद शेख ने रिहाई होने के कुछ दिन बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल के मशहूर जर्नलिस्ट डेनियल पियर की हत्या की। इस हाईजैक को अमृतसर में ही रोका जा सकता था दोस्तों, अगर उस समय दिल्ली अथॉरिटीज और अमृतसर की लोकल पुलिस के बीच प्रॉपर प्लान और कम्युनिकेशन होता तो ना किसी आतंकवादी को छोड़ना पड़ता, ना आने वाले सालों में भारत के लोगों को पुलवामा अटैक जैसे दिन देखना पड़ता। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत सरकार ने उस समय जो डिसीजन लिया था क्या वो सही था? अगर नहीं तो क्यों नहीं? कमेंट में जरूर बताइए।